स्टार आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। 24 नवंबर की तारीख करीब आती जा रही है और इस दौरान बहुत सी अहम जो है मीटिंग्स हो रही हैं। आज अडयाला जेल में एक मीटिंग हुई और उसके बाद एक एपिक्स कमेटी की मीटिंग भी हुई है और ये बताया जा रहा है कि दोनों में तहरीक इंसाफ का जो आने वाला एहतजाज है वो उस हवाले से बातचीत हुई है। इस सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं। हम काफ़ी दिनों से एहतजाज पे बात कर रहे हैं, आज एक नया एंगल भी जो है उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एपिक्स कमेटी की मीटिंग तो अभी चल रही है और उसमें मेरा ख्याल है कि इस तरह डिस्कस नहीं होगा मुजाहिरा जिस तरह हम समझ रहे हैं, उसमें और चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन मुजाहिरा बहरहाल एपिक्स कमेटी के कुछ जो मेंबरान हैं वो अलग से बैठ के मुजाहिरे के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे। और वो चूंकि इवेंट इतना बड़ा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के ख्याल में, वो ये समझते हैं कि इस फोरम पे इस पे बात होना ज़रूरी है। आप भी समझते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक स्ट्रैटेजी है नहीं, मेरा जब सब स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद होंगे? अगर उन्होंने ये एजेंडे पे है ये बात, मेरा नहीं ख्याल ये मैंने तो। कुछ न्यूज़ नहीं में नहीं देखा नहीं, है। वो न्यूज़ आपको पता है कैसे बनती है। जब काजी फाइज साहब थे यूट्यूबर्स के व्यूज़ कहाँ जा रहे थे, ओह। अब वो कहाँ पे आ गए हैं। काजी फाइज साहब तो बेचारों की रोज़ी लगी हुई थी डॉलर कमाने की। खैर, बात यह कि न्यूज़ पे पूरा जब तक कंफर्म ना हो जाए ये हो नहीं सकता इस तरह जिस तरह आप कह रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है और वो ये है कि दोनों साइड जो है ना, इमरान खान और जो दूसरी साइड है हुकूमत, दोनों मुझे डेस्परेट लग रहे हैं। और जाहिर है इतने अरसे से, जब इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई बैठ के बात करें, मुफाहमत से आगे चलें, कुछ ले दे पे बात करें। सियासत और जमहूरियत तो यही होती क्योंकि है। अब अचानक से डायलॉग की बात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है कि मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी गई है, अली अमीन गंडा पर मुज़ाकरात करेंगे। गवर्नमेंट भी कह रही है कि आएँ बातचीत करें, प्री कंडीशंस के बगैर करें तो हम कर लेंगे। देखिए, प्री कंडीशन के बगैर ही बातचीत होगी अगर हुई तो। और उसमें खान साहब के जो मुतालबात हैं वो तो मानने के काबिल नहीं है। इसलिए और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात पे बहुत क्लियर है कि 9 मई के वाक़यात को भुला के तो आगे नहीं चला जाया जा सकता। उस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी खान साहब को अगर कोई मिडिल ग्राउंड करनी है। अब डेस्परेशन जो मैंने कहा दोनों तरफ की, हुकूमत की तरफ से जो आज फैसल वावडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, हुकूमत उससे की मुझे तरफ से लग की रहा है, है। हाँ? हुकूमत की तरफ से की है, क्योंकि अरब उन्होंने अरबाबे हुकूमत को खुद कमकल कहा अरबाबे है। इख्तियार कह लेते हैं हम। अच्छा, आपका मेरे क्या ख्याल ख्याल में है? ज़्यादा बेहतर आप है। नहीं, ये आप पॉडकास्ट आज आपको पता पैमरा का नोटिस भी आया है कि पॉडकास्ट, खैर उनका इस पे तो यूट्यूब पॉडकास्ट पे से तो कोई नहीं आया। ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप जिस तरह के थंबनेल्स बना रहे हैं, हमें नहीं कहा, शुक्र है, हाँ हाँ। औरों को कहा है और उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हैं। तो आप इसका बहुत क्रेडिट आपको सनसनी, जाता है, जैसे आप हमें कहते हैं कि थंबनेल्स चलें ज़रा शुक्र है सोच समझ आपने के मेरे बनाया किसी करें। क्रेडिट को तो एक्नॉलेज किया। तो राय मैं ये कह रहा था कि डेस्परेशन जो है ना, वो इस जो फैसल वावडा की उनकी जो लहजा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें नज़र आ रहा है। मैं उस पर अभी आगे जब हम बात करेंगे तो मैं उस पर आऊँगा कि वो क्या है फ्रस्ट्रेशन। वो अमेरिका से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी जो इमरान खान की तरफ फ्रस्ट्रेशन है ना, जो 24 नवंबर की कॉल दी है, अचानक दी है, बहुत करीब तारीख दी है, बहुत एम्बिशियस टारगेट रख लिए हैं, बहुत बंदे आएंगे, 10,000 एक बंदा एमएनए लेके आएगा, 5,000 एमपीए लेके आएगा। डू तो और डाई। एक हल्के से तो 20,000 लोग निकलेंगे एक हल्के से, जहाँ पे अगर खान साहब को 1 लाख वोट पड़ा है तो उसमें से 20,000 निकलेंगे। मतलब हर घर में से दो दो लोग, बहुत मुश्किल काम है। और फिर इतना पैसा उस पर लगेगा, तो उसमें जो ये डेस्परेशन है, और फिर उसकी वजह से आप देखिए इस वक्त पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक ही नाम है, बुशरा बीबी, बुशरा बीबी, बुशरा बीबी, बुशरा बीबी। अलीमा खान कहीं नहीं नजर आ रही। 24 नवंबर की डेट किसने अनाउंस की थी? अलीमा अलीमा खान खान है। साहिबा ने। अलीमा खान साहब का कोई बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी से मीटिंग, किसी मीटिंग में उनको बुलाया गया, उन्हें बिठाया गया नहीं है ना। कौन है इस वक्त क़यादत के मनसब पे फाइज? बुशरा बीबी। तो बुशरा बीबी ने बड़ी सफाई रीजन से भी है। और बड़ी स्मार्टनेस से उन्होंने पार्टी को कंट्रोल में कर लिया है, विच इज़ गुड फॉर पार्टी आई थिंक। अच्छा, हाँ, तो स्वाय कुछ मामलात के। कुछ मामलात, कौन से मामलात? आपको पता होगा, आप आपकी स्माइल से चलें लग रहा आ है कि आपको जाते हैं पता है उन इस मामलात का। चीज़ के ऊपर, आ जाते हैं कि पीटीआई हमेशा इस चीज़ की क्रिटिक रही है, खान साहब खास तौर पे, कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे चाहे पीटीआई इनकार करती रहे कि बुशरा बीबी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, उनके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है या कोई ओहदेदार नहीं है पार्टी की, लेकिन और पॉलिटिक्स क्या होती है? आप पार्टी मीटिंग्स भी कॉल कर रही हैं, आप पॉलिटिकल वर्कर्स से खिताब भी कर रही हैं, आप उनको इंस्ट्रक्ट भी कर रही हैं, चाहे आप यही कहें कि खान साहब का मैसेज है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो हाउ डू यू सी इट?
डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पीटीआई के इस टाइम पे इंट्रोड्यूस होना? मैं तो ऐसे इसे जैसे देखता हूँ वो बहुत क्लियर है और मैं कई सालों से ये कहता भी रहा हूँ कि पीटीआई घूम फिर के आएगी यहीं पे। आप बताएं मुझे, आप कैसे देख रही हैं, और आपकी जो जनरेशन के लोग हैं जिनको ये बताया, गालियाँ सिखाई गई थी कि मौरूसी सियासत जो है ये दरबार में बैठे हुए हैं, दरबारी लोग हैं, इतने मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों को गालियां दी गई सिर्फ इस बात पे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के और जेयूआई के मौलाना फजल रहमान, एएनपी के भी, जिनकी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ थी, जिन सियासी ख़ानदानों की इस मुल्क के साथ वाबस्तगी में, मोहब्बत में, वफा में, उनको गालियां दी गई पिछले 25 साल, और उनको बताया गया, उनके जहनों में ड्रिल किया गया कि ये गंदी चीज़ है, तुम लोग दरबारी हो, तुम लोगों की अपनी इज्जत कोई नहीं, तुम लोग मुलाजम और नौकर हो। कैसा महसूस हुआ कल बुशरा बीबी की तकरीर सुन के, जो उनका लहजा और जो टोन थी, और वहाँ बैठे हुए बहादुर गैरतमंद पठानों को? आप बताएं, आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लगा कि ये ठीक है, ये मौरूसी सियासत ठीक है? मरूसी सियासत तो किसी तौर भी ठीक नहीं है। आई थिंक आपकी लोअर लेवल तक ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जिस तक आप पार्टी के अफेयर्स जो हैं वो मुंतकिल कर सकें और वो उन्हें बाकायदा फंक्शनल भी बना सकें। ठीक। लेकिन आई सी इट अ बिट डिफरेंटली। कैसे? आई डोंट नो इफ आई कैन से इट, लेकिन बिल्कुल कहें कहें, बताएं, हमें पता चले, लोगों को पता चले कि आपकी जनरेशन कैसे सोचती है हमारा इस इशू पे, मसला जो किसी के लिए जहर है लेकिन आपके लिए वो शहद है। बताएं। नहीं, पैरामीटर ऑफ कोर्स सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन जैसे अब मैं इसको एनालाइज कर रही हूँ तो आपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ी। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, हम इमरान खान के साथ देखते हैं कि वो भी इस वक्त या जेलों में है या पार्टी टूट चुकी है, और कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। तो ऐसे में जो लोग नए आए उनमें से इमरान खान ने एक को चेयरमैन भी बनाया। पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लोगों ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है बल्कि उनकी बात मान भी रहे हैं, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है लीडरशिप के ऊपर। तो ऐसे में पीटीआई का वर्कर इस बात के लिए एडवोकेसी कर रहा है कि इमरान खान का जो मैसेज है वो अलीमा खान या फिर बुशरा बीबी को ही देना चाहिए इमरान खान की एब्सेंस में। तो इसका मतलब तो वही बात ठीक साबित हुई ना कि जो खान साहब अगर करें काम वो नेक है, और अगर उनका मुखालिफ करे वही काम तो वो बदी है। मैं यही सोच रही हूँ कि ये हिपोक्रेसी है या आप बताएं, ये मार्जिन है। पूछे नहीं, आप जवाब दें, ये हिपोक्रेसी है या नहीं है? लेकिन सिचुएशन भी आप तो वही ऐसी वर्कर्स आप कह रही हैं ना, वर्कर्स हाँ, की बात की है ना आपने, वोटर्स की बात की है, हाँ, जो ज्यादातर नौजवान, जो ज्यादातर नौजवान हैं, वो बताएंगे, आप बताएंगे कि ये मुनाफिकत है या नहीं है? कि अगर पिछले, आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया, सड़क पे आसिफ अली ज़रदारी जेल में रहे, नवाज शरीफ जेल में रहे, कई बार सजाए मौत हुई, उम्र कैद की सजा हुई, हाई जैकर उनको करार दिया गया, उनकी बेगम मिसेज एक्टिव हुई पॉलिटिक्स मिसेज एक्टिव, उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया बार बार, और फिर जलावतन वो 2 दफ़ा हुए, फिर उनकी वालदा की वफ़ात हो गई जलावतनी में, उनकी बेगम की वफ़ात हुई जब वो जेल में थे। तो ये, और एएनपी के खान अब्दुल गफ्फार खान 37 साल जेल में रहे, 37 साल जेल में रहे बाचा खान, फिर उनके बेटे अब्दुल वली खान जेल में रहे, फिर उनके बेटे असफंद यार वली जेल में रहे और मुकदमाओं का सामना किया, फिर अब उनके बेटे जो हैं अहमद वली खान, चौथी नस्ल, उनको मजाक बना दिया गया। मुफ्ती महमूद है, मौलाना मुफ्ती महमूद, उनके बेटे फजलुर रहमान और उनके बेटे असदुर रहमान। तो ये जब इनके लिए इतनी गाली क्यों बना दिया गया था, अब अपनी बारी आई है तो अब कह रहे हैं कि हाँ वो ट्रस्ट का इशू होता है। और ये देखें, नो, आई थिंक पीटीआई इज नॉट सेइंग, पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इस बात को अभी भी मान नहीं रही है कि बुशरा बीबी एक्टिव हैं। वो पीटीआई की लीडरशिप को फिलहाल छोड़ दें, हाँ, क्योंकि आप उसको बीच में ना लाएंगे, उस पर तो आप लोग भी ट्रस्ट नहीं कर, मतलब यंग जनरेशन भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही ना, नहीं कर रही ना। जो काम आप कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट तो करें कि हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक्सेप्ट करने से पहले लेट्स कम टू द रीजंस कि ये क्यों हो रहा है। मैं देखिए, ये होना था, हमारा कल्चर ऐसा है। और दूसरी बात ये है कि जब आप यंग जनरेशन, मैंने आपके सामने एक रीजन भी रखी थी कि ये क्यों हो रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि, हाँ मैं कह दूं? हाँ हाँ बिल्कुल कहें। ओके, आई थिंक जो हमारे यहाँ पार्टीज के बनने और टूटने का जो एक प्रोसेस है उसकी वजह से वी ऑल कम डाउन टू दिस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थिंग कि लोग किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे इस वक्त। तो वो ट्रस्ट का इशू है ना। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब हम आपको, लीडरशिप ही नहीं है ना। जब बड़ी आपकी जनरेशन आपको ये बात समझाती थी
कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होती, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। ख़ानदानी लोगों को लोग इज्जत देते हैं और ख़ानदान के लोगों पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो आप लोगों ने कहा, आपसे मुराद आपकी जनरेशन के लोगों ने कहा आप लोग दरबारी हैं, आप लोग पीछे मुलाजमों की तरह इनके खड़े होते हैं, सियासी लीडरों के, ये पता नहीं क्या क्या बातें की। मतलब ये अगर आप किसी रोड पे सफ़र कर रही हो, आप या आपकी जनरेशन का कोई शख्स, और उधर से दूसरी मुखालिफ समझ से एक बंदा आ रहा है या बंदी आ रही जो आपकी रिश्तेदार, आपकी वालदा, आपके वालिदा, आपकी बहन बड़ी, भाई बड़ा, या कोई वैसे ही जानने वाला है जिस पे आप ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप है, वो आपको बताया कि आगे सड़क टूटी हुई है, पुल टूटा हुआ है, आप ना जाएं, आप गिर जाएंगे, आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कि नहीं मैं ट्रस्ट नहीं करती, मैंने जाना है। तो मैं, और फिर जाके वापस वहाँ जब पुल टूटा, आप खुद अपनी आंखों से देख के फिर कहती है नहीं नहीं मैं तो यहाँ से नहीं गुजर रहा। अपने एक्ट को जस्टिफाई ना करें। माने कि आप लोग गलत थे, माने कि आप लोगों का लाइन ऑफ आर्गुमेंट गलत था। जब आपको आपसे ज़्यादा तजर्बे का शख्स हो सकता है वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद ना हो, और नहीं है हम आप लोगों से अक्लमंद ज़्यादा, लेकिन तजर्बा हमारा ज़्यादा है। हमने देखा है पहले ये सब कुछ बार बार होते हुए। हमें पता था कि इस डायनेस्टिक सियासत को जो गाली बनाया जा रहा है, ये गाली वापस आके, बहुत बुरा सा एक पंजाबी का मुहावरा है, मैं वो यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन यह है कि एक और पंजाबी का मुहावरा वो बता देता हूँ कि हथी लाइयाँ दंदी खोलनी पैंदियाँ। हाथों से जो गांठें लगाते हैं ना आप, नॉट्स, वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। फिर अब आपको वही अपना कहा हुआ दोबारा अल्फाज खाने पड़ रहे हैं वापस। तो ना करते, ना गाली निकालते दूसरों को, ना दूसरों के खुलूस को चेक करते, ना दूसरों के ट्रस्ट पे मिस ट्रस्ट करते। दूसरों ने जो आपसे ट्रस्ट का रिलेशनशिप किसी का है और वो आपको कोई बात बता रहा है तो ज़रूरी नहीं वो गलत हो। सोचना चाहिए, आज इससे सबक ले लें ये जनरेशन, कि हमने 25 साल गालियां निकाली हैं सब लोगों को, सब सियासतदानों को, उनकी लीडरशिप को, उनके फॉलोअर्स को, कि तुम लोग दरबारी हो, तुम लोग फलाने हो, तुम लोग टमकाने मुलाजिम हो। कल जो बुशरा बीबी का लहजा था और जो टोन थी और जो अल्फाज उन्होंने जिस तरह इस्तेमाल किए सामने बिठा के, क्या वो दरबार नहीं था? क्या वो दरबारी नहीं लग रहे थे जो खामोशी से बैठे बुशरा बीबी की बातें सुन रहे थे और अपने, और बता रही थी वो उनको कि आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या सबूत देना है अपने खुलूस का खान के साथ और अपनी मोहब्बत का खान के साथ और अपनी वफा का खान के साथ। और जिस तरह की उनका वो इस्लाम और कलमा और कुरान और अल्लाह और नबी का जिस तरह उन्होंने वहाँ पे रेफरेंस दिए हैं अपनी तकरीर में, आई थिंक सारे वो कार्ड्स खेले हैं जिससे तो मेरी जनरेशन जिन सब कार्ड्स को बुरा कहती है। तो मैं इन कार्ड्स को पहले भी देख चुका हूँ ना, यही तो समझा रहा हूँ कि उन्होंने वो सारे कार्ड्स खेले। तो मुझे याद आ गया जनरल ज़ियाउल हक का कार्ड, उसने भी ऐसे कार्ड खेले थे इस्लाम के और निज़ाम मुस्तफ़ा के और रसूल के और अपनी लीडरशिप और खिलाफत के। क्लिप भी है यहाँ पे, हम सुना सकते हैं। किसका? जनरल ज़ियाउल हक का। वो उसी से रिलेटेड सुनाए, वो तो बहुत अच्छा किया। प्लीज वो सुनवा दें। दिसंबर 1984 को मुल्क में रेफरेंडम होगा। आपने ये फैसला देना है कि आप नजरिया पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, क्या आप निफाज इस्लाम के अमल की हिमायत करते हैं। अगर वोट डालने वालों की अक्सरियत ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया तो उसका मतलब ये होगा जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया। तो बड़ा अच्छा आपने क्लिप निकाला, बिल्कुल वही बात। देखिए मैं एग्जैक्टली मुझे यही टोन, यही अल्फाज 5 साल, कैसा उसने बेहतरीन तरीके से कहा कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं, नज़रिया पाकिस्तान पे आपका ईमान है। और कल जब मैं बुशरा बीबी की वो तकरीर सुन रहा था ना जो बाहर आई है, और बड़ी मज़ेदार उन्होंने बातें की। मसलन उन्होंने कहा जो कलमे का असल मतलब समझता है, सच्चा कलमा गो और गैरतमंद मुसलमान, वो खान के लिए बाहर निकलेगा। तो पहला सवाल जो मेरे जहन में आया, लोगों के जहनों में भी आया, क्या बुशरा बीबी खुद निकलेंगी? क्या बुशरा बीबी के माशाल्लाह 5 बच्चे जो हैं यहाँ पे ग्रोन अप हैं वो निकलेंगे? क्या खान साहब के बच्चे लंदन से आके यहाँ पे निकलेंगे? जब आप दूसरों के बच्चों को कह रहे हैं कि गैरतमंद बने, सच्चे कलमा गो बने और बाहर निकलें। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितने उनके सामने ऑडियंस में बैठे हुए थे, जिनको अगर किसी और सियासी जमात में होते तो आप लोगों ने कहना था दरबारी हैं, बेचारे खामोशी से बैठे सुन रहे थे, उनको वफा का मतलब बताया, लॉयल्टी का मतलब बताया बुशरा बीबी ने। और उन्होंने कहा, उन्हें चैलेंज किया कि आपकी वफा का इम्तिहान है, आप सबकी। अच्छा, वफा के इम्तिहान से वो ले गई बात को
वो जो शेर है अल्लामा इकबाल का बहुत, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने अल्लामा इकबाल ने लिखा था। लेकिन मुशर्रफ बीबी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वफ़ा का वही मतलब है कि वो जो शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। फिर उन्होंने उस शेर की तशरीह की काफ़ी देर तक, और उस तशरीह में उन्होंने बताया कि अल्लाह को वफ़ा नहीं चाहिए और आपका वफ़ा करना नबी के साथ बहुत ज़रूरी है। और फिर उन्होंने इसको लिंक किया, उन्होंने कहा देखिए अल्लाह के साथ वफ़ा, नबी के साथ वफ़ा और अपने लीडर के साथ वफ़ा, जो आपका लीडर इमरान खान है। तो ये जो वो लड़ी जिस तरह बनाती हैं और जिस तरह वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करती हैं सियासी मकासद के लिए, ये हम बार बार होता देख चुके हैं। और मैंने अभी आपने जो अभी एग्जाम्पल जनरल ज़िया की सुनवाई है, ये 5 आई थिंक 84 था शायद या 5 था, 84। ये तब की है। तो सोचें आप कितने सालों से हम ये इस्लाम के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस कौम को और इस कौम के बच्चों को। आगे उन्होंने फिर क्या किया, आगे उन्होंने शाहीन और गिद्ध का फ़र्क समझाया और उन्होंने पता नहीं क्या से क्या गुफ्तगू करती रही। हालांकि अब अगर वो नेट जियो पे कोई मॉडर्न डॉक्यूमेंट्री देख लेती तो इकबाल की शाहीन से निकल आती, उन्हें पता चलता है शाहीन भी मुर्दार खा लेता है जब भूखा हो, तो वो हमेशा परिंदा शिकार करके खा के बाकी नीचे नहीं फेंक देता। ये तो रिस्क को ज़ाया करने वाली बात तो खैर इसको छोड़ें। लेकिन उन्होंने एक बहुत और अहम बात की है, अहम भी है और ख़तरनाक भी है। मुझे अफसोस भी हुआ कि फिर पंजाबियों पे बात आएगी। हमारे पख्तून भाई जो हैं, मेरे दोस्त भी हैं और मुझे मेरे नाकिद भी हैं, वो मुझे तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। कभी मैं अगर उनकी नाजायज़ जो लसानियत परस्ती है उस पर तनकीद करता हूँ तो, क्योंकि पंजाबी होने के नाते मेरा नहीं ख्याल कि हमें गाली खानी चाहिए पंजाबी इलीट के गुनाहों पे। लेकिन पंजाबी इलीट, बुशरा बीबी पंजाबी इलीट को रिप्रेजेंट करती हैं। एक बात की मैं खैबर पख्तूनख्वा की और पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की इस बात की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने एक पंजाबी लीडर को खुशामदीद कहा है वहाँ पे और एक खातून लीडर को खुशामदीद कहा है। वरना पख्तून कल्चर में खातून लीडर को एक्सेप्ट किया जाना और वो पंजाबी भी हो बड़ा मुश्किल काम है। तो बड़ा हौसला बुशरा बीबी का भी है कि वहाँ उन्होंने इतनी कमांड एंड कंट्रोल से बात की और वहाँ जो लीडरशिप बैठी है पख्तून, और उसमें पंजाबी भी कुछ थे, उनको भी मैं ये ख़ास तौर पे पख्तून लीडरशिप को सलाम करता हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम ये एक बहुत खुले दिल का मुजाहरा किया है कि उन्हें पंजाबी और ख़ातून लीडरशिप को कबूल किया है। लेकिन अगली जो बात है ना जो उन्होंने की है, वो मुझे लगता है कि वो बात उनका पीछा करेगी और पंजाबियों का पीछा करेगी। लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूँ सारे पख्तून भाइयों और बहनों को कि वो पंजाब को गाली ना निकालें इस बात पे, वो पंजाब की इलीट को पूछें और अपनी इलीट को पूछें, पख्तून इलीट जो उस पंजाबी इलीट के साथ मिलकर आज फिर आपको बेवकूफ़ बना रही है। और क्या कहा उन्होंने कहा आप पठान हैं और पठान एक गैरतमंद और जिहादी कौम है। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वहाँ पे, और आपने साबित करना है कि आप कलमा गो हैं, साबित करना है कि आप कलमा गो हैं। और फिर टीपू सुल्तान पे बात ले गई और फिर मीर जाफर भी उधर ही टीपू सुल्तान के कैंप में घुसेड़ दिया उन्होंने। हालांकि मीर जाफर के टीपू सुल्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बंगाल का है। तो मतलब अगर पख्तून ना निकलेंगे तो वो कलमा गो अपना होना साबित नहीं कर पाएंगे, वो गैरतमंद नहीं होंगे, वो जिहादी होंगे। अब मुझे इससे याद आ रहा था गैरतमंद और जिहादी, हमें जो पंजाबियों को ताना दिया जाता है पख्तून भाइयों बहनों की तरफ से, वो ये है कि पिछले 45 साल से हम अफ़गानिस्तान में जंग जारी है और जिसमें पख्तूनों को ये शिकवा है कि पंजाबी इलीट ने उनको इस्तेमाल किया जिहाद के लिए। 45 साल से वो जिहाद जारी है आज तक। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी है, वहाँ के लोग मर रहे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, वहाँ का हेल्थ और एजुकेशन का निज़ाम तबाह हो चुका है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ आज फिर 45 साल गैरतमंद पख्तून कौम को जिहाद में इस्तेमाल करके आज एक फिर इलीट पंजाबी लीडर वहाँ जाके कह रही हैं कि आप गैरतमंद हैं, अब जिहादी हैं और निकलें जिहाद के लिए। मतलब अब एक दफ़ा फिर पख्तूनों की एक और नई नस्ल, उसको आप जिहाद करवा रहे हैं। इस वक्त जिहाद का रुख इस्लामाबाद की तरफ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या इसके पीछे आप लोग ये पख्तून और पंजाबी को लड़वा रहे हैं और पंजाबी लीडर जाके ये बात कर रहा है। तो खैर ये बहुत ही अफसोसनाक एक बात है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि आप पख्तूनों को जिहादी कह के और फिर वहाँ नारे लगवाए उनसे अल जिहाद। मुझे बताइए, ये एक ताकत का खेल है, इक़्तिदार में आना चाहते हैं आप, एक इक़्तिदार में हुकूमत आएगी उसको निकाल के और अब इसको हक व बातिल की जंग बना रहे हैं। हालांकि असल बात यह है
चलिए आप सवाल कर लें, असल बाद में नहीं, आपको सवाल नहीं है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आई थिंक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे लोग ट्रस्ट भी इसी वजह से कर रहे थे कि इस तरह के स्लोगन्स हम नहीं सुन रहे थे। हमने माजी में मरीम नवाज साहिबा के मुंह से भी जिहाद का वर्ड सुना है, तो ये लेकिन अब साबित हो रहा है कि ये चीज़ें सभी यूज़ करते हैं। जहाँ पे जिसको जो कार्ड जी। सूट कर रहा है वो वहाँ पे आपको इस्तेमाल कर रहा है। आपको बस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस होना और हिस्ट्री का पता होना, बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद हम नहीं जाते, तो पढ़ने की तरफ नहीं जाते। तो चलिए नहीं पढ़ते, कोई हाँ, बात नहीं, जो जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जो जानते हैं हिस्ट्री को, अगर कोई वो बात करें तो उसको सुन लेना तो चाहिए। बगैर शक व शुबे के, बगैर भमें ऊपर किए और बगैर गाली निकाले, बगैर उसको लिफाफा कहे, बगैर उस पर तनकीद किए सुनना तो चाहिए। अब आप जो खुद आगे कह रहे हैं मौरूसी सियासत का, अब आपको समझ आ रही है कि ये गालियां जो पिछले 25 साल दी गई हैं हमको, उसका हिसाब कौन देगा? उस पे कलमा को क्या कहते हैं, उस पे हर वक्त रेफरेंस अल्लाह और रसूल का देने वाले क्या कहते हैं। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक बात और कही है, आपके लिए भी, ये आपकी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी बात है। और उन्होंने जब ग्रुपिंग की बात की, मीर जाफ़र और मीर सादक की बात की है, तो मीर जाफ़र तो बंगाल है ना, और मीर सादक था टीपू सुल्तान के पास। तो जो टीपू सुल्तान बनाना चाह रही हैं पख्तून बच्चों को, तो उस पर लोग कह रहे हैं ना अपने बच्चे भी लाए ना, पंजाबी जो हैं कह रहे हैं ना, और पंजाबी लीडरशिप भी लाए, हमाद अजहर भी अपने बच्चे लाए, सलमान अकरम राजा भी अपने बच्चे लाए। इनका टेस्ट है एक्चुअली, सलमान अकरम राजा और हमाद अजहर लोग नहीं निकाल पाएंगे पंजाब में से, और ये इसलिए पख्तून बच्चों को दोबारा से निकाला जा रहा है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात। और उन्होंने बहुत एक ऐसी बात की है जिसकी आप लोगों को उस पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, मीर सादिक मीर जाफ़र का रेफरेंस देते हुए, कि हर कोई लीडर नहीं बन सकता। बड़े उन्होंने तंज़ी अंदाज से कहा है, लीडर वही बनता है जिसको अल्लाह चुने। बिल्कुल ठीक है, किस्मत की बात होती है, नसीब की बात होती है, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन उन्होंने आप जो अपनी ख्वाहिशात आपकी जनरेशन ने दिल में पाली हुई है ना, कि हम बड़े होके तो पता नहीं क्या बन जाएंगे, उन्होंने बता दिया है। आपकी किस्मत नहीं, आप पीछे पीछे चलें, दरबारी बने, ज़्यादा इनकलाबी ना बने। उन्होंने कह दिया हर कोई लीडर नहीं बन सकता, ये कहा है उन्होंने, सुना है आपने? तो ये मौरूसी सियासत है ना, तो इसके पीछे वजूहात जो हैं वो मैं और काफ़ी टाइम से कहा जा रहा है कि पीटीआई इमरान खान से और इमरान खान पीटीआई है। तो खैर, कमिंग टू वर्ड्स, ये तो नजरिया है ना, इसका ये मतलब है कि कोई लीडर नहीं बन सकता, कोई और वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। हाँ, नहीं, ये इमरान खान या बुश भी नहीं वज़ीर आज़म बनेंगे, नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, लेकिन कर इमरान भी नहीं खान सकते। अब आप, हकीकत इतनी चकाचौंध है, इतनी अयां है, इतनी रोशन है, इतनी आपके सामने है हकीकत, कि अब आप लोग शायद शर्मिंदगी में मुस्कुरा ही रहे हों। अच्छा, वज़ीर आला और खान साहब की जो मीटिंग है, वज़ीर आला केपी, आज जो अडयाला में मीटिंग हुई है, उस हवाले से कोई देखिए, प्रिसाइजली मैं डिटेल्स बता दें, इसका शेयर जवाब कर देता हूँ, दें एक छोटी सी बात कर लूँ कि ये जो अब हुआ है ना, मौरूसी सियासत पे अपने निकाले हुए अल्फाज दोबारा खाने पड़ रहे हैं। इससे समझें, सोचें कि दूसरी साइड का व्यू जो होता है ना, जरूरी नहीं है वो गलत हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव ही ना हो, आपने वो साइड देखी ही ना हो, पढ़ी ही ना हो, सुनी ही ना हो। तो अगर आपको कुछ लगे कि यार ये बंदा मुख्तलिफ बात कर रहा है, तो उसको गाली ना निकालें, सुने ध्यान से। यही जमहूरियत है, मुझे यही यहाँ सियासत पे है। एक और भी बात याद आ रही है, छोटी सी बात है, मैं जल्दी से कह दूं। जब इलेक्शंस हुए थे और उस टाइम पे पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम पीटीआई के साथ गवर्नमेंट बना लेते हैं मिलके, तो उस टाइम पे पीटीआई के मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, इवन मुझे। मैंने ये आइडिया सपोर्ट किया था, आई वाज सपोर्टिव ऑफ दिस आइडिया कि पीटीआई को अगर गवर्नमेंट बनानी पड़ती है तो कर लें। लेकिन उन्होंने कहा था कि पीटीआई हमेशा से अगेंस्ट रही है इन्हीं पार्टीज़ के, तो इन्हीं के साथ बैठ के तो गवर्नमेंट बना ले। तो अब देखें कि जिन चीज़ों के आप हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, आज आपको वही काम करना पड़ रहा है। तो इफ़ यू हैव टू सिट विद पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये कोई गाली नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठने से बेहतर है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाएं। You have to sit with political parties if you are democratic and if you are a politician. हाँ, अगर आप आमिर बनना चाहते हैं, आप फैशिस्ट बनना चाहते हैं, डिक्टेटर बनना चाहते हैं, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो, फिर आप कहें मैं नहीं बैठता किसी के साथ। और ये आप आइए ऊपर से कह रहे हैं, आपने मीटिंग की बात की है, अंदर अंदर ही सब कुछ चल रहा है। ये झूठ बोल रहा है शेख वकास अकरम का आज ट्वीट मैंने देखा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा? मैंने देखा है। देखा आपने? अच्छा, उसमें वो मैं ये झूठ का लफ्ज़ नहीं मुझे कहना चाहिए था, ज़रा सख्त है, गलत बयानी कर रहे हैं शेख वकास अकरम साहब। और अफसोस है मुझे इस बात पे कि उन्होंने ये बात की है, क्योंकि बिल्कुल बातचीत चल रही है और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 24 नवंबर को प्लान चेंज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। हालांकि तैयारी पूरी कर रही है पीटीआई, लेकिन वो देखिए दो इश्यूज हैं, सीधी सी बात है। खान साहब ये चाहते हैं कि लोग बाहर निकले 24 को, लीडरशिप नहीं चाहती जो यहां बाहर है। और इस लीडरशिप क्यों नहीं चाहती? क्योंकि लीडरशिप को ग्राउंड रियलिटीज का पता है, लोग थक चुके हैं।
लोगों के पास लोगों का एतबार नहीं रहा और पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, तो अब सारा सूबे पे काम कुछ नहीं हो रहा, सारा सूबे का पैसा इस तरफ लग रहा है और पंजाब से निकल नहीं रहे। पंजाब की लीडरशिप टोटल फेल हो चुकी है पीटीआई की। अब आप देख लीजिएगा इस दफा भी पंजाब से नहीं कुछ भी होगा, जो आएंगे वहीं से आएंगे और यहाँ पर आएंगे जो लेकिन अब तो इस्लामाबाद में दफा 144 भी नाफिज हो गई है, तो ये देखना है कि चीजें कहाँ जाती हैं। उनको सख्ती से रोका जाएगा। हाँ। हर कदम पे रोका जाएगा, लेकिन फिर भी आखिर में मुकमकाई होगा, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है। और मुकमका इसलिए हो रहा है कि अल्टीमेटली तो आप लोगों ने बैठ के टेबल पे बात करनी है। अल्टीमेटली बैठेंगे, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। इसके लिए दो फैक्टर्स बड़े जरूरी हैं, आपको ध्यान में रखना। एक तो ये है कि अलकादर जो ट्रस्ट है ना, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसका फैसला आने से पहले खान साहब चाह रहे हैं कि अवाम निकल आए बाहर, क्योंकि वो फैसला आने के बाद उनकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, वो जो कहते हैं ख़त्म हो जाएगा, उसमें जान नहीं रहेगी। और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करना अब अगर 24 नवंबर के एहतजाज में बच्चे और औरतें आगे हुए, लोगों के, पख्तूनों के ख़ास तौर पे, और बुशरा बीबी के या पंजाबी लीडरशिप के नहीं होंगे, तो फिर और खुदा ना खास्ता किसी की जान चली गई, तो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के लिए बहुत मौका मिलेगा। और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा क्यों ज़रूरी है? डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, अमेरिका, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जो ख़तरा है ना, वो है अमेरिका का, कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप आके क्या पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ लगाएंगे, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक मुदाखलत करेंगे पाकिस्तान के मामलात में, करेंगे वो ज़रूर। तो वो खान साहब अवाम को बाहर निकाल के अमेरिका की अटेंशन लेना चाहते हैं कि वैसे इतने लोग हैं, और अगर वहाँ बहुत ही निकल आए फ़र्ज करें तो वो जीत जाएंगे, तो अगर ना भी जीते, कुछ लाशें मिल गई खुदा ना खास्ता, तो वो अमेरिका और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा इस्टेब्लिशमेंट पे, फिर कोई मुकमका मुफाहमत डील हो सकती है। अल्टीमेटली डील की तरफ भी जानी है। अभी भी इस वक्त तक दोनों साइड जो हैं वो कॉशियस हैं और एक दूसरे को देख रही हैं। अल्लाह करे 24 नवंबर खैर खैरियत से गुजर जाए। ठीक है, कंक्लूड इसी पे करेंगे कि ट्रंप का किसी को कुछ पता नहीं है और इसीलिए सब अपने ट्रंप कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।